देखो, एक हार्ट ब्रेकिंग चीज़ तुमको हम बताना चाहते हैं। हम मानते हैं कि ये चीज़ बोलने में हमको ख़राब खुद लग रहा है, लेकिन अगर कोई ऐसा तुमको पर्सन दिखता है जो अवे फ्रॉम नॉर्मल है, ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बोलना अच्छा रहेगा, तो हम मानते हैं सिंपैथी होना चाहिए तुम्हारे अंदर, लेकिन ये तुम बिल्कुल मत सोचना कि वो हार्मलेस है, ठीक है। क्योंकि समाज उसको जैसे ट्रीट किया हुआ है स्टार्टिंग से ही, तो उसके अंदर एक एंगर भी होता है समाज को एक तरह से पनिश करने का। तो तुम लोग जो समझ लेता है कि अगर कोई हैंडीकैप्ड है, अगर किसी को प्रॉब्लम है या कोई बूढ़ा है, तो तुम्हारे अंदर ऑलरेडी एजम्पशन रहता है कि हमको तो ये तो हार्मलेस आदमी है, इसको तो हम बहुत केयर करेंगे, या फिर हम अपना सिक्योरिटी जो अपने माइंड में रहता है बाहर घूमते हुए या फिर कुछ भी, वो एकदम पूरा से गार्ड को हम लोग डाउन कर लेते हैं इस चीज़ को देखते हुए कि भाई ये तो समझ रहा है। बहुत ऐसा केस हम पढ़ चुके हैं। एक केस के बारे में हम तुमको बताते हैं कि एक, यार उसको कैसे बोलेंगे, एक आदमी है, ठीक है, वो ट्रेन पे है और बॉगी में बहुत कम लोग हैं और एक फ़ीमेल है उसमें, और एक वो खुद है मेल, ठीक है। और उसके पैर में जो है उसका पैर कटा हुआ, मतलब वो एक तरह से एक ही पैर पे है, ठीक है, वो जो मेल है। भाई वो क्या किया पता है तेरे को? मेल है तो थोड़ा बहुत फिजिकली स्ट्रांग तो होगा ही, एक टांग पे भी। भाई वो ना उस लड़की को ट्रेन से फेंक दिया, उसके बाद खुद भी कूद गया। और क्या इंटेंशन था पता है? वही इंटेंशन था, चिकना बॉडी है, अरे बाप रे, ऐसा तो मूवी में हम देखे हैं। हाँ, इसलिए हम तुमको हाईली रिकमेंड करते हैं कि तुम्हारे घर में कोई भी फीमेल है, सिस्टर, मदर, वाइफ, कोई भी, कभी भी ट्रैवल के टाइम, खास करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में, तुमको साथ होना चाहिए। तुम कितना बिजी आदमी है रे डीएसपी, कितना बिजी आदमी है तू, बहुत बहुत कार्यभार है तुम्हारे पे। थोड़ा सा इस चीज़ के लिए थोड़ा सा ध्यान दो बस। यार समाज इन लोग को ऐसे ट्रीट करके रखा हुआ होता है ना कि अंदर से इसका एक दबा हुआ एंगर होता है, पनिश करना चाहता है। तुम फॉर एग्जांपल तुम देखा होगा कि ज़्यादातर केस, हम ये सब केस हज़ारों पढ़ चुके हैं केस, ठीक है। हम उसका एक तरह से तुमको एक इंसाइट देना चाहते हैं कि अगर तुमको लगता है कि ये जो रेप वगैरह का जो भी इतना सारा सीन होता है, उसके पीछे माइंड से चेंज करो, ये करो, वो करो, मार्शल आर्ट आ जाए, ये वो, ये सब आलतू फालतू सोल्यूशन मत दो। हम बताते हैं कि तुमको एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है। जो मेजोरिटी ऑफ द केस आता है बाहर का, यहाँ मतलब स्टेट वगैरह का, वो एक ही चीज़ पे बेस्ड होता है, नथिंग टू लूज़। नथिंग टू लूज़ क्या है? नथिंग टू लूज़ है कि नथिंग टू लूज़ कैटेगरी के बंदे होते हैं जो, जिनका लाइफ इस लेवल पे होता है कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भाई जाएंगे जाएंगे जेल जाएंगे तो जाएंगे, ऐसे भी साला यहाँ पे ही सरल ज़िंदगी जी के क्या करेंगे। तो एक तो कैटेगरी उनका होता है, फिर दूसरा कैटेगरी उनका होता है जो जानते हैं कि अगर हम ये करेंगे अभी तो हम बच जाएंगे। बहुत ऐसा केस है। एक तो डबल वाला केस है, हम उसको बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद, वो प्रूफ कर देगा ये सब चीज़ को। जो तुम लोग सोचता है ना कि रेपिस्ट कोई एक आदमी है जो वही घूम रहा है, नहीं, वो एक स्विच है। मेजोरिटी ऑफ द आदमी है, वो स्विच ऑन हो सकता है उसके माइंड में अगर वो चीज़, उसका अपॉर्चुनिटी सामने मिले तो। मेरे कहने का मतलब, हम मानते हैं थोड़ा सा ख़राब लगेगा तुमको सुनने में, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द आदमी कैपेबल है वैलेंस के। अगर उसको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले तब बिल्कुल उसको अपॉर्चुनिटी ही बोलेंगे, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखता है वो लोग। हम बहुत सारा केसेस के रिगार्डिंग अभी एक केस ज़रूर बताएंगे हम अभी। 2 जुलाई 2024 उत्तर प्रदेश के बरेली के पास होशपुर नाम के एक गांव में व्यक्ति सुबह 7 बजे के आसपास अपने खेत पर जा मेरे अंदर चुल मच रहा है भाई, वो पहले हम केस बता देते हैं, उसके बाद इस केस को पढ़ते हैं। देखो इस केस में हम क्या बताना चाह रहे हैं वो देखो। एक फ़ीमेल है, ठीक है। अ, तुमको पता है कि जो जितना भी शहर का स्टेशन होता है थोड़ा सा आइसोलेटेड एरिया में होता है। अब इस ट्रेन है भाई, तुम्हारा कार थोड़ी है जो तेरे घर में घुस जाएगा। तो ऑलमोस्ट 9 PM के अराउंड टाइम रहा होगा इसका, होगा कभी मतलब ट्रेन वगैरह का। ये ऑटो बुक की, ठीक है। अब बुक क्या की, वहाँ पे ऑटो बुक वुक नहीं होता है, नॉर्मल ऑटो था, जाके पकड़ ली। ऐसे 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 करके ऑटो जा रहा है स्टेशन की तरफ, ठीक है। रात होने लग गया, पूरा आइसोलेटेड एरिया था, पूरा फॉरेस्ट टाइप का, पूरा जंगली इलाका था। हमको याद नहीं है केस कहाँ का है, लेकिन हमको केस ही दिमाग में छप गया है। तो फिर क्या हुआ, यार रास्ता में थी, इसको मन बिगड़ा। तुम ऑटो वाला का कभी ज़िंदगी देखना बहुत ख़राब होता है, इसका फैमिली रिस्पेक्ट नहीं करता है। ज़्यादातर ऑटो वाला का हम बात कर रहे हैं, एक्सेप्शन का मत ले आना कि मेरे बगल में जो ऑटो वाला इतना खुश है, इतना खुश है, चुप।
तो फिर इन लोग का जो लाइफ होता है, पुलिस डंडा मारता है, इधर पार्किंग उधर पार्किंग, मालिक कह रहा है कि ऑटो तोड़ दिया, पैसा नहीं काट लेंगे, और पंचर कैसे हो गया, मतलब बहुत केओटिक लाइफ होता है। सिर्फ ऑटो वाले का नहीं, लो लेवल में जितने भी वर्कर है जो डे टू डे कमा के खाते हैं, उनका लाइफ काफ़ी हार्ड होता है। तो उसके बाद इसको अंदर से अपॉर्चुनिटी दिखा कि चलो ए वे आउट है, इसको भी याद रखो, ए वे आउट, ठीक है। तो ये क्या किया, ये देखा कि फ़ीमेल काफ़ी सुंदर है, बहुत ज़्यादा ही तो फिल्मी हीरोइन है, तो ये क्या किया, वही किया जो तुम सोच रहा है, ठीक है, कर दिया। उसके बाद ये उसको वहीं छोड़ के चला गया। और वहीं बगल में एक मंदिर था, तो मंदिर के पास ही लगभग इसको छोड़ दिया। अब पूरा अंधेरा टाइप का था माहौल, तो ये तो चला गया, ठीक है। अब नया इसी पे आते हैं, अभी मंदिर है, ठीक है, और यहाँ पे वो पड़ी हुई है, कपड़ा उपड़ा भी कुछ उसका उस टाइप से हो गया होगा, फाड़ चीर दिया होगा। अब 1-2 घंटा बीत गया, कोई आएगा नहीं, कोई हेल्प नहीं करेगा, फ़ोन वोन पता नहीं चुरा लिया कि क्या हुआ, हमको याद नहीं है केस का। ऐसे भी फ़ोन मेरे हिसाब से फेंक ही दिया होगा या लेके भाग गया होगा, पता नहीं। फिर क्या हुआ, बाइक वाला एक पास कर रहा है, बाइक पे 2 बंदे बैठे हुए हैं। वो देखा, अरे ये क्या है, तुम खुद सोच के देखो कितना लकी हो सकती है ये। तुम लोग जो कहता है कि ओ 1-2% पॉपुलेशन है मेल का जो ऐसा होता है, नहीं, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई साइकोपैथ जैसा घूम रहा है, जैसे मूवी में देखते हैं कि मर्डरर है वो घूम रहा है चारों बगल, वैसा नहीं होता है। रेपिस्ट का केस थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादातर मेल है वो, अगर उनको उस टाइप का दिखता है सिचुएशन तो वो फंस जाते हैं कि क्या करें। इसको क्या दिखा, इसको दिखा अपॉर्चुनिटी। कॉन्सिक्वेंस याद रखो, ये वर्ड तुमको याद रखना चाहिए। कॉन्सिक्वेंस इसके पास था क्या, कि अगर हम फंस सकते हैं क्या यहाँ कोई सीसीटीवी है क्या, कोई जंगल है, यहाँ तो पूरा जंगल है भाई, इतना बस बढ़िया लड़की है, चलो। तो दोनों मिलके फिर से, समझ रहा है, एक ही दिन में डबल, अब भी दोनों अलग अलग केस, एक ही विक्टिम के साथ। फिर ये लोग चला गया छोड़ के उसको वहीं पे। ये है केस। और जिस टाइम ये हम केस पढ़े थे ना, उस टाइम दोनों में से कोई जो जितना भी दोनों कल्प्रिट था, दोनों नहीं पकड़ाया था। टोटल तो 3 कल्प्रिट हैं, लेकिन एक का तो जोड़ा था ना, तो नहीं पकड़ाया था वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको 2 लेसन मिलता है। पहला, नथिंग टू लूज़। अगर नथिंग टू लूज़ वाले बंदे हैं, बच के रहिए आप, चाहे कोई भी सिनेरियो हो, बस यही सिनेरियो नहीं। फॉर एग्जांपल, तुम स्ट्रीट पे है और कोई ऑटो वाला से झगड़ा कर रहा है, याद रखो तुम, उसका लाइफ बहुत ही एज पे लटका हुआ है, बहुत हार्ड है, स्ट्रगलिंग लाइफ है उसका, मत भिड़ो उससे। अगर हो सकता है कि उस दिन वो किसी एज पे हो तो तुमको पेल देगा वो। फिर दूसरा क्या है, कॉन्सिक्वेंस। अगर किसी को पता चले कि हम सर्टेन एक्शन करते हैं और उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं है, वो करेगा, चाहे कितना भी इनह्यूमन हो, कितना भी मोरालिटी के अगेंस्ट हो, वो करेगा। फॉर एग्जांपल, अभी अगर गवर्नमेंट मोदी जी आएँ रात में 12 बजे कहें कि 48 घंटे तक कोई भी क्राइम आप कीजिए, सब माफ़ है, कोई रजिस्टर नहीं, कोई FIR नहीं, कुछ नहीं, तुम इमेजिन नहीं कर सकता है क्या होगा। तुम्हारा पड़ोसी जो तुमको कुछ इतना दिन से अच्छे से रहता था, वो तुम्हारा एक बाइक पे हॉर्न पे बाहर निकलेगा और तेरे को कूटेगा, और इवन हो सकता है तेरे को ऊपर भी भेज दे। एनिमलिस्टिक नेचर। कॉन्सिक्वेंस अगर नहीं रहा ना, तो सोसाइटी ढह के गिरेगा। चलो ठीक है। आता है, लेकिन गन्ने के उस खेत में जैसे ही वो पहुंचता है तो वो देखता है कि एक महिला की डेड बॉडी उसके खेत में पड़ी हुई है। वो घबराकर अपने गांव के ग्राम प्रधान के पास आता है और इस बात की सूचना ग्राम प्रधान को देता है, जिसके बाद पुलिस को फोन करके बुलाया जाता है। शुरुआती जांच में ये मालूम चल जाता है कि वो जो डेड बॉडी खेत से मिली थी वो अनीता देवी की थी, जो उसी गाँव की रहने वाली थी। इस महिला की उम्र तकरीबन 45 साल थी। उसके पति सोमपाल को मौके वारदात पर बुलाया जाता है। बॉडी की शिनाख्त करके पूछताछ शुरू की जाती है, जिसमें मालूम चलता है कि एक दिन पहले यानी कि 1 जुलाई 2024 को अनीता देवी अपने मायके गई थी और रात के वक्त वो वहां से वापस आ रही थी, लेकिन पूरी रात वो अपने घर नहीं पहुंची और अगले दिन सुबह 2 जुलाई 2024 को उसकी डेड बॉडी खेतों में पाई गई। अब वैसे तो ये एक नॉर्मल मर्डर का केस हो सकता था, लेकिन पुलिस जब डेड बॉडी को क्लोजली एनालाइज करती है तो वो देखती है कि आज से तकरीबन 7 महीने पहले इस तरह के 1-2 नहीं बल्कि पूरे 8 मर्डर हुए थे। और यहां से पुलिस को समझ में आ जाता है कि ये कोई सिंपल मर्डर का केस नहीं बल्कि एक सीरियल किलिंग का केस है। अब इस कहानी को बारीकी से जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और इससे पहले हो चुके 8 मर्डर को भी हमें एनालाइज करना होगा। यकीन मानिए इस कहानी में इतने ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और इन 8-9 मर्डर के पीछे जिस व्यक्ति का हाथ पाया जाता है, पूरे गांव के साथ साथ पुलिस को भी यकीन नहीं होता कि यह व्यक्ति ऐसा कर सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में सीरियल किलिंग की पूरी कहानी का विश्लेषण करते हैं।
शुरुआत डेड बॉडी दबाने के लिए उसकी साड़ी के पल्लू का इस्तेमाल किया गया था। अब बाकी केसेस की तरह ये भी एक नॉर्मल केस हो सकता था, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद ही यानी कि 19 जून 2023 को पास के ही कुलसा नाम के गांव में धनवती नाम की एक 50 साल की महिला की डेड बॉडी पाई गई। पुलिस को यहां पर अभी तक ये मालूम नहीं था कि इससे पहले जो डेड बॉडी मिली थी और इस डेड बॉडी में कोई कनेक्शन है या फिर नहीं, और पुलिस दोनों डेड बॉडीज की जांच जो है वो अलग एंगल से कर रही थी। लेकिन पुलिस तब चौंक जाती है जब 30 जून 2023 को प्रेमवती नाम की एक 55 साल की महिला की डेड बॉडी आनंदपुर गांव में मिलती है, जो कि बरेली में ही पड़ता है। अब यहां से पुलिस को डाउट हो गया था कि कहीं ना कहीं जो ये मर्डर्स हो रहे हैं इनमें आपस में कनेक्शन हो सकता है। लेकिन क्योंकि सभी डेड बॉडीज के पास से ना तो कोई एविडेंस मिला था, ना ही मरने वाले की किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही इन तीनों की आपस में कोई जान पहचान थी, इसलिए कोई क्लू ना मिलने की वजह से पुलिस इस केस को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा असमर्थ महसूस कर रही थी। अब पुलिस इस केस की छानबीन कर ही रही थी कि 22 जुलाई 2023 को एक और मर्डर हो जाता है जिस अरे यार थोड़ा डिटेल्स में आते हैं। अब सारे मर्डर का केस अभी देखने लग जाएंगे तो रात हो जाएगा है, लेकिन पुलिस को कोई भी क्लू ना मिलने की वजह से बिल्कुल नहीं मिला। आगे बढ़िए। अच्छा एक और कंडीशन में पाई गई। यार ये कौन साइको है जो इस तरह से 60 साल की है, ये इसको क्यों मारा? कोई भी क्लू नहीं ढूंढ पाती है। लेकिन यहां पर अच्छी बात यह भी थी कि इन बीते 7 महीनों में कोई भी ऐसा मर्डर नहीं हुआ था, तो पुलिस को लग रहा था कि शायद ये मामला यहीं पर शांत हो जाएगा। लेकिन उसके बाद दिन आ जाता है 2 जुलाई 2024 का, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी। बरेली के होसपुर गांव में अनीता देवी की डेड समझ गया, बॉडी मिला था। बॉडी आगे बढ़िए। भी भेजा ताकि वो वहां पर रहकर आसपास की कंडीशन देखें। वो लोग गांव में इस तरह से रहते थे जैसे वो वहीं के रहने वाले हैं, वो खेत में काम भी करते थे और पूरे गांव पर नजर भी रखते थे। और इसके साथ ही पुलिस ने बरेली के 25 किलोमीटर की रेडियस में आने वाले उन सभी गांव में 1500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कराए जहां से ये डेड बॉडीज मिली थी। और इसी के बाद पुलिस को एक सफलता मिलती है। पुलिस को कैमरे में एक अनजान व्यक्ति दिखता है जिसकी शिकायत कुछ गाँव वालों ने भी की थी, क्योंकि गाँव में रहने वाले हर व्यक्ति के बारे में एक दूसरे को मालूम होता है। तो अनजान चेहरा देखते ही व्यक्ति पहचान जाता है और इसी के कारण जो है पुलिस एक स्केच तैयार कराती है, क्योंकि कई सारे गांव में उस व्यक्ति को देखा गया था और इस स्केच को सभी गांव में रिलीज किया जाता है। साथ ही जहां जहां उस व्यक्ति को देखा गया था वहां पर अनाउंसमेंट भी की जाती है कि कोई भी महिला अकेले घर से बाहर ना निकले। तो इतनी मेहनत करने के बाद पुलिस को एटलीस्ट एक क्लू तो मिल ही गया था कि जो स्केच उन्होंने बनाया है शायद यही इन 9 मर्डर के पीछे का हत्यारा है। अब 8 अगस्त 2024 को पुलिस के पास एक व्यक्ति कॉल करता है और वो कहता है कि जो स्केच आपने गांव में लगाया हुआ है उसने उस व्यक्ति को अभी इस गांव में देखा है। पुलिस बिना देरी किए उस गांव में पहुंच जाती है और उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। देखने से पुलिस को लग रहा था कि शायद उन्होंने गलत व्यक्ति को अरेस्ट किया है, क्योंकि जिस व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा था वो थोड़ा सा मंदबुद्धि टाइप का था, यानी कि वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं था। पुलिस में पकड़े जाने के बाद भी वो पुलिस से बातें कर रहा था, पुलिस के साथ हंस हंस के बोल रहा था, बड़े ऑफिसर्स के साथ हाथ मिला रहा था। उसकी इस तरह की जो हरकतें हैं इन्हें देखकर पुलिस को लगा कि शायद उन्होंने गलत आदमी को पकड़ लिया है। लेकिन यकीन मानिए पुलिस ने बिल्कुल सही व्यक्ति को पकड़ा था। जिस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा था इसका नाम कुलदीप गंगवार था। इसकी उम्र 35 साल थी और ये बाकरपुर गांव का रहने वाला था। इसके पिता बाबूराम ने बताया कि इसकी मां का देहांत बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद इसकी सौतेली मां इसके साथ सही व्यवहार नहीं करती थी और इसी के चलते जो कुलदीप गंगवार है वो बचपन से ही थोड़ा सा मेंटल प्रेशर में था और थोड़ा मंदबुद्धि टाइप का भी था, यानी कि वो नॉर्मल लोगों की तरह बहुत क्लेवर नहीं था। 2014 में इसके पिता बाबूराम ने इसकी शादी भी करा दी थी, लेकिन 2 साल के बाद ही अपनी बीवी के साथ मारपीट करने के कारण वो इससे अलग हो गई थी, क्योंकि कुलदीप ने बचपन से ही ऐसा माहौल देखा था जिसमें महिला पे अत्याचार होता था, क्योंकि उसके पिता उसकी माता के साथ भी अत्याचार किया करते थे। वैसा ही कुछ वो अपनी बीवी के साथ भी किया करता था और इसी के चलते कुलदीप की बीवी उसे छोड़कर चली जाती है। अब इसके बाद जो कुलदीप है वो कभी अपनी बहनों के यहाँ रहने चला जाता था, क्योंकि उसकी 2 बहनें भी थी, कभी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रहने चला जाता था, क्योंकि वो दिखने में थोड़ा सा मंदबुद्धि टाइप का लगता था। तो लोग तरस खाकर उसे खाना भी खिला दिया करते थे, उसे अपने पुराने कपड़े भी दे दिया करते थे। कुलदीप के पास ना तो कोई मोबाइल था, ना ही आने जाने के लिए कोई साधन यानी कि बाइक या साइकिल थी। वो पैदल ही सफर किया करता था और अपना जो सफर है वो सड़क के रास्ते से नहीं बल्कि खेतों के रास्ते से किया करता था। ये सारी जानकारी तो पुलिस को मिल जाती है, लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल ये बना हुआ था कि आखिर इन 9 कत्ल के पीछे कुलदीप का उद्देश्य क्या था। जब कुलदीप से पूछताछ की जाती है तो पहले तो पुलिस को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यही असली कातिल है, लेकिन जब कुलदीप पूरी स्टोरी पुलिस को बताता है तो पुलिस भी यकीन करने पर विवश हो जाती है कि इन सभी हत्याओं के पीछे कुलदीप का हाथ है। दरअसल कुलदीप उन्हें बताता है कि जब भी वो खेत के रास्ते से गुजरता था और खेत में किसी महिला को देखता था तो वो उस महिला से शारीरिक संबंध बनाने की मांग करता था, और जब वो महिला उसे मना करती थी तो वो गुस्से में आकर उसका कत्ल कर देता था। कुलदीप ने जितनी भी महिलाओं को शिकार बनाया उनकी उम्र 45 से 50 साल से ऊपर की थी, क्योंकि कुलदीप को पता था कि इस उम्र की जो महिला है वो उसका विरोध ज्यादा नहीं कर पाएगी। और कुलदीप जब उससे शारीरिक संबंध बनाने की बात करता था और वो मना करती थी तो अपनी ईगो हर्ट होने के कारण कुलदीप उसके पल्लू से या फिर उसकी चुन्नी से पकड़कर उसका गला दबा दिया करता था। पुलिस ने कुलदीप को सभी क्राइम सीन्स पर ले जाकर उन सीन को रिक्रिएट किया जहां से कुलदीप ने 6 हत्याएं करने का कबूलनामा लिया है, यानी कि उसने ये बात मानी है कि 6 हत्याएं उसने की है, बाकी की जो 3
हत्याएं हैं, उसकी जांच अभी भी पुलिस कर रही है। आसपास और गांव वालों का मानना है कि पुलिस ने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है, लेकिन पुलिस ने जो एविडेंस जुटाए हैं उनके आधार पर यही मालूम चलता है कि कुलदीप ही असली आरोपी है, क्योंकि हर कत्ल करने के बाद कुलदीप उस महिला का कोई ना कोई सामान अपने साथ ले जाया करता था, जैसे पल्लू का कोई टुकड़ा या फिर बिंदी या फिर सर में लगाने वाला क्लच आदि, और वो सामान कुलदीप के पास से पाए भी गए हैं। इसकी जांच हालांकि अभी भी चल रही है, लेकिन कुलदीप के अरेस्ट होने के बाद ये हत्याएं होने का सिलसिला रुक गया है। इससे तो यही साबित होता है कि असली जो कातिल है वो कुलदीप ही है, लेकिन कुलदीप को देखने से कभी भी ऐसा मालूम नहीं चल रहा था। तो ये था बरेली। बताइए।